हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीएससी प्री 2024 की जो हमने क्लासेस स्टार्ट की थी 1 तारीख से, उसका आज हम तीसरा भाग करने वाले हैं। मतलब ये हमारी पी सीरीज़ का तीसरा भाग है। बहुत ही शानदार प्रश्न आज हम करने वाले हैं। कल मैंने मध्य प्रदेश की गुफाओं को करवाया था और आज हम पूर्व परीक्षा में आए हुए प्रश्न करने वाले हैं। अलग अलग सेट रहेंगे। ये जो मैंने लिखा है वो इसलिए लिखा है यहाँ पे, एक सेकेंड, ये जो एक मैंने लिखा है ना वो इसलिए लिखा है कि पूर्व परीक्षा में आए हुए जो प्रश्न हैं वो उनके भी हमारे अलग अलग सेट चलते रहेंगे, तो आपको समझ में आता जाएगा कि कौन सा सेट अभी कर रहे हैं। कभी किसी दिन आप नहीं कर पाओ तो नेक्स्ट डे आप उसको देख लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पी सीरीज़ के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है मैंने, तो आप उस प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाणसागर जो बांध परियोजना है वो किस नदी पर बनाई जा रही है। सबसे पहले याद रखो, ये जो बाणसागर परियोजना है ये शहडोल ज़िले में है। शहडोल ज़िले में है और इसकी जो आधारशिला रखी थी वो 14 मई 1978 को रखी गई थी। ये सब याद रखिएगा, जो जो फैक्ट बताती जा रही हूँ। बाणसागर परियोजना शहडोल में है। 14 मई 1978 को इसकी आधारशिला रखी थी और ये शहडोल में एक देवलोंद नाम का एक गांव है, वहाँ पर ये बृहद घाटी बांध परियोजना है। और सोन नदी, जिसको सोनभद्र शिला भी बोलते हैं, उस पर इसको बनाया गया है। ये रीवा से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये जो बाणसागर जो बांध है इसकी ऊंचाई की अगर बात की जाए तो इसकी ऊंचाई 67 मीटर है। ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। बाणसागर बांध किस नदी पर है, तो बाणसागर बांध परियोजना है सोन नदी पर। इसके बाद बाणसागर परियोजना कहाँ पर है, तो ये है शहडोल में। बाणसागर जो बांध है उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई है 67 मीटर। इसका निर्माण कार्य कब हुआ था, और 14 मई इसकी आधारशिला रखा गई थी 14 मई 1978 को। तो ये सभी चीज़ें फैक्ट याद रखिएगा। ये वाला अभी वर्तमान में भी एक क्वेश्चन पूछा था, तभी भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। 1978 में इसकी आधारशिला रखी थी और 2006 में ये बनकर तैयार हुआ था। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सोन नदी की, अगर हम बात करें सोन नदी की, तो आपसे पूछेंगे कि ये जो सोन नदी है इसकी लंबाई क्यों कितनी है। तो जितनी भी नदियां हैं इनकी लंबाई भी आपको याद रखना है कि सोन नदी की लंबाई कितनी है, कहाँ से निकलती है। तो ये भारत के मध्य भाग में निकलती है। इसको सोनभद्र शिला के नाम से भी जानते हैं, सोनभद्र शिला के नाम से भी इसको जानते हैं। और यमुना के साथ ये बहती है और गंगा की ये सहायक नदी है। इसका स्रोत है अमरकंटक। इसकी लंबाई है 784 किलोमीटर। सोन नदी की लंबाई याद रखिएगा। सोन नदी की लंबाई कितनी है, तो सोन नदी की लंबाई 784 किलोमीटर है। और यमुना के बाद ये गंगा नदी की दक्षिणी उपनदियों में से एक है। क्या है, यमुना के बाद अगर बोला जाए तो तीन जो यमुना के बाद जो नदियां हैं वो गंगा नदी की दक्षिणी उपनदियों में सबसे बड़ी है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर ज़िले में अमरकंटक के पास ये उत्पन्न होती है और विंध्याचल पहाड़ियों में नर्मदा नदी के स्रोत स्थल से पूर्व में स्थित जो पहाड़ है वहाँ से ये निकलती है। इसके अलावा ये उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों से गुजरकर बिहार के पटना ज़िले में गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है, ये बिहार के पटना में। तो सोन का मैंने आपको बता दिया है कहाँ कहाँ बहती है, तो झारखंड में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मतलब ये 3 से ज़्यादा राज्यों में प्रवाहित होती है। तो ये, और इसका नदी उद्गम कहाँ से, अमरकंटक क्षेत्र से ये निकलती है। पटना में इसका मुहाना है, पटना में ये मिल जाती है। 784 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की शाखाएं कहाँ पर है। देखो, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो 1956 में हुई थी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में हुई थी। और वैसे तो अगर बोले कि इसको कब बना दिया गया, जब मध्य प्रांत में था तब तो इसे 1936 में ही बना दिया था, 1935 के अधिनियम के तहत।
लेकिन जब ये मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था तब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्यालय बना था जबलपुर। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? जबलपुर। और दो इसकी शाखाएं हैं, ग्वालियर एवं इंदौर, और एक शाखा इसकी प्रस्तावित है वो है भोपाल में। भोपाल में ये प्रस्तावित है। इसके अलावा इसके मेन कार्यालय जो कहाँ पर है? जबलपुर में। आपसे पूछें कि मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो रवि विजय कुमार मलिमथ मध्य प्रदेश के वर्तमान में न्यायाधीश है। तो ये सभी फैक्ट याद रखना। उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में हुई, मुख्यालय जबलपुर में है, शाखाएं ग्वालियर और इंदौर में हैं, और अभी वर्तमान में जो न्यायाधीश हैं वो कितने हैं? कौन है? विजय कुमार मलिमथ हैं। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन संभाग की नदियां कौन कौन सी? देखो, उज्जैन में क्षिप्रा बहती है। उज्जैन संभाग की बोल रहे हैं, मतलब उस अकेले पर्टिकुलर उज्जैन की बात नहीं कर रहे हैं, जो उस संभाग में भी बहती है। नर्मदा है, गंभीर है, काली सिंध है, ये सभी नदियां उज्जैन संभाग में बहती हैं। अगला है, मध्य प्रदेश में जलोढ़ चट्टानों के क्षेत्र को क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश में जलोढ़ चट्टानों के क्षेत्र को क्या कहते हैं? उत्तरी पठार, विदर्भ पठार, महाकौशल का पठार या मध्य भारत का पठार? तो देखो, जो जलोढ़ चट्टान के क्षेत्र, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? मुख्यतः उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। उत्तरी मैदानों में क्यों पाई जाती है? क्योंकि उत्तर में क्या है कि हिमालय है, वहाँ से नदियाँ निकलती हैं, नदियाँ बहते बहते अपने साथ वो कंकड़ पत्थर लेके आ जाती हैं, तो जहाँ वहाँ पे जो इकट्ठे हो जाती हैं वो जलोढ़ी मैदान कहलाते हैं। और ये उत्तरी मैदानों, घाटियों में व्यापक रूप से फैले रहते हैं। मुख्य रूप से भारत गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा जमा गाद के कारण, जो गाद हो जाती है ना, उसके कारण ये बनते हैं। जब नदी में सैलाब आ जाता है तो यह मृदा नदी के किनारे जमा हो जाते हैं, और ये मिट्टी जो होती है काफ़ी उपजाऊ होती है। ये मैप मैंने इसलिए बनाया है कि ये हमारा मध्य प्रदेश है। ये वाला जो भाग है जो मध्य भारत का पठार कहलाता है, यहाँ वाला नर्मदा पठार कहलाता है, ये वाला बुंदेलखंड कहलाता है, ये बीच की नर्मदा घाटी कहलाती है, ये विंध्य का कहलाता है, और सबसे दक्षिण वाला सतपुड़ा कहलाता है। तो हमने अभी पढ़ा कि जलोढ़ मैदान कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी मैदानों। मध्य प्रदेश का जो सबसे ऊपरी भाग होता है वो क्या कहलाता है? मध्य भारत का पठार कहलाता है। तो मध्य प्रदेश की जलोढ़ चट्टानों को, क्षेत्र को क्या बोलेंगे? मध्य भारत का पठार बोलेंगे। बाढ़ के मैदानों, बाढ़ से जो कंकड़ पत्थर आते हैं उनके कारण ये बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान चुना हुआ है? देखो, जो प्रोजेक्ट टाइगर जो योजना है वो 1973 से आरंभ है। डेट याद रखना, प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब से आरंभ है? 1973 से आरंभ है। और किसने ये आरंभ की थी? तो पर्यावरण, वन, जलवायु मंत्रालय द्वारा। पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा ये आयोजित एक योजना है। और ये राष्ट्र के जो, देश के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उसमें जितने भी बाघ हैं उनको आश्रय प्रदान करता है। क्या करता है? देश के राष्ट्रीय उद्यानों में जो बाघ हैं उनको आश्रय प्रदान करता है ये प्रोजेक्ट टाइगर योजना। मध्य प्रदेश में कौन सा है? कान्हा। मध्य प्रदेश में 7 प्रोजेक्ट टाइगर हैं, जिनमें कान्हा किसली है एक, और एक है माधव राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों इसके आंसर हो जाएंगे, बांधवगढ़ नहीं है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है और माधव राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर योजना के लिए चुना गया है। मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर योजना। तो कान्हा किसली की स्थापना हुई थी? 1955 में हुई थी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना। मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व अभी वर्तमान में, एक और अभी प्रस्तावित है, जिनमें से है सतपुड़ा हुआ, पन्ना हुआ, पेंच हुआ, बांधवगढ़ हुआ, सॉरी ये मैंने गलत बता दिया, माधव राष्ट्रीय उद्यान में नहीं है, कान्हा किसली और बांधव राष्ट्रीय उद्यान में है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है मंडला में, और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है उमरिया में। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1955 में, और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1968 में। तो ये याद रखना, मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 750 है। 785 है। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है? 785 है, ये याद रखना। जो पहले 6 टाइगर रिजर्व हैं वो कौन कौन से हैं? तो है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान
और संजय डोबरी राष्ट्रीय उद्यान ये है। एक और अभी 7वां बनाया गया है, वो है जो अब दमोह में एक रानी दुर्गावती और नौरादेही अभ्यारण्य को मिला के बनाया है रानी दुर्गावती अभ्यारण्य। ये 7वां प्रोजेक्ट टाइगर होगा। तो इस प्रकार से टोटल मध्य प्रदेश में 7 प्रोजेक्ट टाइगर है। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि शिवपुरी में है, वो राष्ट्रीय उद्यान में वो टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत, प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। अगला है मध्य प्रदेश में एकमात्र कागज का कारखाना कौन सा है? नेपा नगर है मध्य प्रदेश में कागज का कारखाना, एकमात्र कागज का कारखाना है। या ये बोलें कि भारत में कागज की जो मिल है वो बुरहानपुर के नेपा नगर में है। कहाँ पर है? बुरहानपुर के नेपा नगर एकमात्र कागज का कारखाना है। और ये जो नेपा नगर है, इसकी स्थापना जो हुई थी 1955 में हुई थी। एशिया की ये पहली ऐसी कागज़ मिल है जो मानक स्तर के कागज़ का उत्पादन करती है। इसका औपचारिक उद्घाटन जो हुआ था 1956 में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू ने इसका औपचारिक उद्घाटन किया था। तो याद रखना, मध्य प्रदेश में एकमात्र कागज़ का कारखाना कौन सा है? नेपा नगर में है। नेपा नगर होशंगाबाद ज़िले में आता है। और होशंगाबाद को नर्मदापुरम संभाग नाम कर दिया 2008 में। और 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। औपचारिक स्थापना इसकी 1956 में हुई थी। अगला है धुआंधार जलप्रपात जबलपुर के निकट भेड़ा घाट पर बना हुआ है। ये किस नदी पर बना गया है? तो ये भेड़ा घाट हुआ जो धुआंधार भेड़ा घाट पर जो यह भेड़ा घाट किस नदी पर है? यह धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये सभी नर्मदा नदी पर है। और जबलपुर ज़िले में एक स्थित एक जलप्रपात है। यहाँ पर जो भेड़ा घाट है वो एक दर्शनीय स्थल है। यहाँ पर क्या होता है, धुआंधार जलप्रपात में नर्मदा की जो धारा है वो 50 फुट ऊपर से गिरती है। कितने ऊपर से गिरती है? 50 फुट ऊपर से गिरती है, जिसके कारण ये धुएं सा लगने लगता है। इसलिए इसको धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। और ये जबलपुर के पास भेड़ा घाट में। इसके बाद बात करें नर्मदा की, तो नर्मदा नदी की जो लंबाई है वो 1312 मीटर है। ये अमरकंटक से निकलती है। और ये इसका जो मुहाना है वो अरब सागर है, मतलब अरब सागर में जाकर ये मिल जाती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। 1312 मीटर इसकी लंबाई है। इसको रेवा भी कहा जाता है। और भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है नर्मदा। कौन सी है? भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है नर्मदा। फ्रेंड्स, ये मेरे 12,000 प्रीलिम्स के प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है। अगर आपने अभी तक नहीं लिया हो तो ये ज़रूर लीजिएगा। बहुत ही शानदार सुपर डुपर ये प्रैक्टिस प्रश्न है। प्रीलिम्स का ब्रह्मास्त्र आप इसको बोल सकते हैं। इसमें 10,000 MCQ हैं। 10,000 MCQ यूनिट वाइज हैं और 2,000 करंट अफेयर्स के हैं। साथ में एक व्हाट्सएप का ग्रुप है जहाँ पर हम आपको तैयारी कराते हैं, मेरे वीडियोज़ की PDF देते हैं, ट्रिक द्वारा क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो ये सभी ये जो प्रीलिम्स की हमारी जो ये यूनिट वाइज ये प्रैक्टिस सेट हैं, इसकी सॉफ्ट कॉपी 499 की है ओनली। और इसकी हार्ड कॉपी 1399 की है, प्लस कुरियर अलग है। इसके साथ आप हमारे पूरे MPPSC प्रीलिम्स के नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। हैंड रिटन ये नोट्स हैं, बहुत ही शानदार सरल भाषा में इनको तैयार कराया गया है। मतलब जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वैसे ही फैक्ट लिए। इतिहास और भूगोल के तो 3-3, 4-4 हज़ार वन लाइनर फैक्ट डाले और सभी यूनिट पूरी हैंड रिटन तैयार की गई है। इसका चार्ट 2599 है। तो अगर आप ये लेना चाहते तो ले सकते हैं। मतलब हर यूनिट को टॉपिक वाइज हैंड रिटन लिखा गया है, क्योंकि बाज़ार में बहुत सारी बुक्स मिल जाती है लेकिन पढ़ने में बर्डन लगता है, इसलिए इनको हैंड रिटन तैयार किया है ताकि आप इसको बहुत आसानी से पढ़ सकें। ये अगर हमारा आप MPPSC 2024 को लक्ष्य बनाया है तो आप हमारा ये पूरा पैकेज भी परचेस कर सकते हैं। इसमें प्रीलिम्स की 11 बुकलेट मिलती हैं, वही हैंड रिटन प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेट 3 बुकलेट मिलते हैं 12,000 MCQ के। और मेंस के या मुख्य परीक्षा की 44 बुकलेट मिलती हैं। जो मुख्य परीक्षा के नोट्स हैं वो हैंड रिटन है, फ्लो चार्ट में है। और सबसे मेन बात, प्रश्नोत्तर तरीके से तैयार किए गए हैं। कोई भी टॉपिक हो उसके कैसे प्रश्न बन सकते हैं, उसको कैसे हम उत्तर में फ्रेम कर सकते हैं, फ्लो चार्ट के साथ, डायग्राम के साथ, करंट डाटा के साथ, ये सब कुछ कवर किया गया है। इसमें हम 25 व्हाट्सएप के ग्रुप देते हैं सब्जेक्ट वाइज आपकी तैयारी के लिए।
जहाँ आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करवाए जाते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं। प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस प्रैक्टिस सेट का जो पैकेज है वो पूरा 58 बुकलेट का आता है। ये आयोग की प्रश्नोत्तरी, अगर आप आयोग के अकेले के MCQ लेना चाहते हैं तो 99 रुपये की ये है, और ये 60 रुपये की MPGK की 1000 वन लाइनर है। तो कोई भी नोट्स अगर आप हमारा लेना चाहते हैं तो ये नंबर है मेरा, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। नोट्स प्लस प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट प्लस मेंस, या प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेट और नोट्स लेना चाहते हैं तो जो भी आप सिंगल लेना चाहते हैं मिल जाएगा। भारत का लेज़र परमाणु ऊर्जा संस्थान केंद्र मध्य प्रदेश के किस नगर में स्थापित किया गया है? तो परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र लेज़र किरण का ये स्थापित किया गया है इंदौर में। परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार की एक इकाई है, और भारत के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। उन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी 1984 में। तो कब स्थापित किया था? तो याद रखना, लेज़र किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? उज्जैन में है। 1984 में ये बना था। इसको राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी केंद्र भी कहा जाता है। ये एशिया का भी पहला लेज़र किरण ऊर्जा अनुसंधान केंद्र है, एशिया का भी पहला है, याद रखना। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है कि परमाणु ऊर्जा अनुसंधान संस्थान की स्थापना या परमाणु ऊर्जा अधिनियम कब बना था? तो परमाणु ऊर्जा संस्थान या परमाणु ऊर्जा अनुसंधान बना था 1948 में। परमाणु ऊर्जा आयोग बना था। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? तो तारापुर में है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। और ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है, याद रखना। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? तारापुर, महाराष्ट्र में। यही सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा केंद्र है। भारत में कितने परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं वर्तमान में आपसे पूछे तो लगभग 22 परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत में वर्तमान में हैं। मतलब कितने हैं? 22 हैं। और परमाणु ऊर्जा विभाग में अनुसंधान केंद्र कितने हैं? तो अनुसंधान केंद्र 5 हैं। तो ये सभी चीज़ें याद रखना। इसके अलावा भारत में परमाणु ऊर्जा के संस्थापक कौन हैं? तो परमाणु ऊर्जा के संस्थापक हैं होमी जहांगीर भाभा। कौन है? होमी जहांगीर भाभा हैं। अगला है अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहाँ है? अवधेश प्रताप जो थे वो रीवा के शासक थे, तो वहीं पे ही अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। कहाँ पर है ये? अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में है, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1968 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1968 में हुई थी, और 1972 में UGC ने इसको मान्यता प्रदान की थी। तो कहाँ है अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय? रीवा में है। मध्य प्रदेश का एकमात्र रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? एकमात्र रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज है मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल एकमात्र रीजनिंग कॉलेज, इसको मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भी कहते हैं। 1960 में इसकी स्थापना की गई थी, और राष्ट्रीय स्तर का इसको 2002 में बनाया। कब हुई इसकी स्थापना? 1960 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है सतपुड़ा की शैलमालाओं से घिरी पचमढ़ी जो पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है, किस जिले में है? होशंगाबाद या नर्मदापुरम जिले में है, याद रखिएगा। ये इसको पचमढ़ी को पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर आपको मेरा पता है 6260190944। इसके अलावा आकांक्षा 1957 ये मेरी इंस्टाग्राम ID है, यहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सतपुड़ा की रानी के नाम से किसको जानते हैं? पर्यटकों का स्वर्ग हो या सतपुड़ा की रानी हो, किसको कहा जाता है? पचमढ़ी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मध्य भारत के पठार के पूर्व में, रीवा पन्ना के पठार के पश्चिम में एक और पठार स्थित है। किसके? रीवा पन्ना के पठार के पश्चिम में। रीवा पन्ना पठार, ये हमारा मध्य प्रदेश का अगर ये मैप है, यहाँ पर एक रीवा पन्ना का पठार है। तो ये पश्चिम में एक पठार है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बुंदेलखंड का पठार बोलते हैं। कौन सा पठार बोलते हैं? बुंदेलखंड। देखो ये जैसे मैप है, मध्य भारत, ये मध्य भारत है, इसका पूरब ये मध्य भारत है सब, इसका पूरब ये हो गया, और ये रीवा पन्ना का पठार है तो इसका पश्चिम ये हो गया। तो ये जो स्थिति है ये किसकी है? ये बुंदेलखंड के पठार की है। बुंदेलखंड पठार
सागर हुआ, दमोह हुआ, ये सभी चीज़ें सागर दमोह ये इधर ही इसी में ही आते हैं। ये विंध्याचल का ही एक उप प्रदेश है। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा बुंदेलखंड के बारे में। यहाँ पे दोमट मिट्टी पाई जाती है, काली लाल मिट्टी पाई जाती है और इसका जो ये मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7.7% है। ये भी याद रखना बुंदेलखंड का पठार। और इसका लगभग 23,737 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। आर्कियन क्रम की ग्रेनाइट की चट्टानों से ये निर्मित होता है और महाद्वीपीय जलवायु इसमें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, उदय प्रशस्ति से किसकी उपलब्धियों का ज्ञान होता है? उदय प्रशस्ति से किसकी उपलब्धियों का ज्ञान होता है? तो उदय प्रशस्ति से परमार शासक हैं महाराजा भोज, उनकी उपलब्धियों का ज्ञान होता है, याद रखना। एक उदयादित्य थे। उदयादित्य कौन थे? राजा भोज के पौत्र थे, जिन्होंने उदयगिरी पहाड़ियों का भी नाम रखा है। उसी के ही नाम से उदय प्रशस्ति बोली जाती है। तो उदय प्रशस्ति से हमें राजा भोज की राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। किसकी मिलती है और ये किसने लिखा था? उदयादित्य ने लिखा था, जो कि राजा भोज के पौत्र थे और जो सिंधुराज थे परमार वंश में, सिंधुराज के पुत्र थे राजा भोज। भोज जो थे वो परमार वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे और 1011 से 1046 ईस्वी तक इनका अच्छा प्रबल शासन रहा है। उदयपुर जो प्रशस्ति है, इस प्रशस्ति के अनुसार भोज ने चेदीश्वर, इंद्ररथ, तोगल, राजा भीम, करनाल, लाट और गुर्जर के राजाओं तथा तुर्कों को पराजित किया था। किसने बताया? ये उदय प्रशस्ति ने इसको बताया। भोज का सबसे पहले संघर्ष हुआ था कल्याणी के चालुक्य से। याद रखना, भोज का संघर्ष सबसे पहले किससे हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजा भोज का संघर्ष सबसे पहले किससे हुआ था? कल्याणी के चालुक्यों से हुआ था, जिसमें उसको सफलता मिली थी। गोदावरी के आसपास का क्षेत्र भी उसने जीत लिया था। इसके बाद त्रिपुरी के कलचुरी नरेश, गांगे देव विक्रमादित्य और चोल नरेश राजेंद्र से भी भोज को सहायता प्राप्त हुई थी। कलवन लेख जो भोज के सामंत यशोवर्मा का है, कलवन लेख याद रखना, कौन सा? कलवन लेख यशोवर्मन का है। जो उसमें उन्होंने बताया कि इन्होंने कर्नाट, लौट तथा कोंकण का प्रदेश जीता था। जिस समय भोज मालवा में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, उसी समय बुंदेलखंड में चंदेल भी अपनी सत्ता सुदृढ़ कर रहे थे। याद रखने, दोनों मध्य प्रदेश की स्थिति है। भोज मालवा में कर रहे थे और चंदेल कहाँ कर रहे थे? बुंदेलखंड में कर रहे थे। भोज का समकालीन चंदेल शासक था विद्याधर। ये भी याद रखो, राजा भोज का समकालीन शासक कौन था? राजा भोज का समकालीन शासक कौन था? तो याद रखना, विद्याधर। कौन था राजा भोज का समकालीन, मतलब राजा भोज के समय कौन शासक था? विद्याधर था। और ग्वालियर तथा दुबू-कर्ण में उसके कछवाहा वंशी सामंत शासन करते थे। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच संघर्ष हुआ था। ऐसा पता चलता है कि भोज विद्याधर की बढ़ती हुई शक्ति के कारण कमजोर पड़ गया था और उसे पराजित होना पड़ा था। चंदेल वंश के एक लेख में ये भी कहा है कि भोज ने विद्याधर के ऊपर आक्रमण किया था तथा पराजित हुआ था। लेकिन चंदेल शासक विद्याधर की मृत्यु जब हो गई थी, तो वो जो चंदेल वंश है वो थोड़ा सा कमजोर पड़ गया था और कछवाहों ने भोज की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो ये सभी फैक्ट आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। परमार वंश में जैसे ही राजा भोज की मृत्यु हुई थी, तो वो परमार वंश भी डल हो गया था। अगला है, जुझार सिंह ने मुगल शासकों के विरुद्ध विद्रोह किया था। वे किस क्षेत्र के शासक थे? जुझार सिंह विंध्य प्रदेश के, मालवा के, गढ़कटंगा के या बुंदेलखंड के? तो जुझार सिंह थे बुंदेलखंड के शासक। कौन थे जुझार सिंह? बुंदेलखंड के शासक थे। और ओरछा के राजा जो वीर सिंह देव थे, उनके ये पुत्र थे। ओरछा के राजा थे वीर सिंह देव, उनके ये पुत्र थे। याद रखना, जुझार सिंह बुंदेला किसके पुत्र थे? वीर सिंह बुंदेला के पुत्र थे। तो इनका क्षेत्र कहाँ था? बुंदेलखंड का था।
जहांगीर शासन के अंतिम काल में इन्हें राजा की भी उपाधि मिली थी और ये 4 हजारी मनसबदारी भी बने थे। तो ये फैक्ट याद करने वाले हैं, तो याद रखिएगा। गढ़कटंगा की रानी दुर्गावती किस मुगल शासक से पराजित हुई थी? तो रानी दुर्गावती अकबर से पराजित हुई थी। रानी दुर्गावती किससे हुई थी? अकबर से पराजित हुई थी। इन्हों 1556 में मालवा के सुल्तान थे बाज बहादुर ने गोंडवाना पर हमला कर दिया था। किसने? मालवा के सुल्तान ने। इस दौरान रानी दुर्गावती ने अपनी बहादुरी दिखाई और उनके ही साहस से के सामने वह पूरी तरह पराजित हो गया। 1562 में अकबर ने मालवा को, जब भी उन्हें खुद वीरगति को प्राप्त हुई, तो अकबर ने पुनः मालवा को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। प्राचीन काल में निम्नलिखित विभूतियों में किसका संबंध मध्य प्रदेश से नहीं था? देखो, बाकी सभी का संबंध मध्य प्रदेश से रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन कवि जो विद्यापति थे वो बिहार के थे। मैथिली भाषा में वो कविताएं लिखते थे, मैथिली और संस्कृत में, तो इनका संबंध मध्य प्रदेश से नहीं था। निम्नलिखित मध्यकालीन साहित्यकारों में कौन मध्य प्रदेश का नहीं? देखो, छत्रसाल बुंदेला भी थे, भूषण भी थे, बिहारी भी थे। सूरदास का संबंध मध्य प्रदेश से नहीं था, उन्होंने मध्य प्रदेश में आके कभी भी कुछ नहीं लिखा है। मध्य प्रदेश के प्रमुख हिल स्टेशन पचमढ़ी के निकट महादेव पर्वत से कौन सी नदी जन्म लेती है? महादेव पर्वत से कौन सी नदी जन्म लेती है? तवा नदी। ये नर्मदा की सहायक नदी है और बिल्कुल नर्मदा के साथ साथ चलती है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में एक चेर कठारी महादेव पर्वत श्रृंखला है, वहाँ से होता है। और तवा नदी की जो लंबाई है वो 117 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में एक बांध बनाया गया है तवा नदी पर, वो सबसे बड़ा बांध है। 1958 में ये बनना आरंभ हुआ था और 1978 तक ये बांध बना था। तो फैक्ट याद रखिएगा। कितनी लंबाई है इसकी? 117 किलोमीटर है। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये मध्य प्रदेश की सहायक नदी। 117 मध्य प्रदेश में, बाकी इसकी टोटल लंबाई अगर देखी जाए तो 172 किलोमीटर है और नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी ये है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। शहीद स्मारक कहाँ पर है? शहीद स्मारक है ओरछा में। ओरछा में शहीद स्मारक। देखो, चंद्रशेखर आज़ाद जो थे, चंद्रशेखर आज़ाद का ही एक स्मारक बनाया गया है। चंद्रशेखर आज़ाद स्मारक के नाम से ये कहाँ पे बनाया गया है? ओरछा में बनाया गया है। तो याद रखना, शहीद स्मारक कहाँ पर है? शहीद स्मारक या चंद्रशेखर आज़ाद स्मारक कहाँ पर है? ओरछा में है। एक शहीद मंदिर भी बनाया गया है राम प्रसाद बिस्मिल की याद में। शहीद मंदिर बनाया गया है मुरैना में। मुरैना के पास एक गांव है बरवाई, वहाँ पर ये शहीद स्मारक बनाया गया है मुरैना में। शहीद स्मारक बना है ओरछा में और शहीद मंदिर बना है मुरैना में। दोनों याद रखना, शहीद मंदिर कहाँ बना है? मुरैना में बना है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज के क्वेश्चन। आज आपको पसंद आएंगे। कल हम फिर कोई थ्योरी वाली क्लास पढ़ेंगे, एक दिन प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो आज मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा दिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।